हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एनजी ट्यूब इंसर्शन के बारे में। एनजी ट्यूब इंसर्शन क्या है? एक प्रोसीजर है जो आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको बहुत सारी बार देखने को भी मिलता है, करते भी हैं अपन। ठीक है, उसके बारे में अपन डिटेल से जानेंगे कि एनजी ट्यूब इंसर्शन क्या है। तो एनजी ट्यूब इंसर्शन, सबसे पहले तो एनजी का मतलब क्या है? नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक का मतलब एक ऐसी ट्यूब है जिसको अपन नोज के थ्रू स्टमक तक डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन अगर अपन देखें तो इट इज ए प्रोसीजर इन विच ए ट्यूब इज inserted through nose to stomach। ठीक है, क्या है? एक ये ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, एक ट्यूब है उसको इंसर्ट कर रहे हैं। किसके थ्रू? नोज के थ्रू। कहाँ तक इंसर्ट कर रहे हैं? स्टमक के थ्रू। अब एनजी ट्यूब इंसर्शन के कुछ ना कुछ पर्पज होंगे जिसके लिए अपन इसको कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन की बात की, उसके बाद अपन बात करते हैं इसके पर्पज की। तो सबसे पहला जो पर्पज है वो क्या पर्पज होगा कि अगर जैसे कोई पेशेंट है, बेड रिडन पेशेंट है, ठीक है, वो खाना नहीं खा सकता, लेकिन उसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट तो है। तो उसकी न्यूट्रिशन डिमांड को कंप्लीट करने के लिए अपन को क्या है, कुछ फूड अपन को उसको देना होगा, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में दो। ठीक है, और एनजी ट्यूब जो है उससे अपन लिक्विड फॉर्म के अंदर ही दे सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहला जो पर्पज क्या होगा, प्रोवाइड फीडिंग। सबसे पहला पर्पज हमारा क्या हुआ? प्रोवाइड फीडिंग। सेकंड जो पर्पज होगा इसका, तो सेकंड पर्पज हमारा होगा गैस्ट्रिक एनालिसिस। ठीक है, गैस्ट्रिक एनालिसिस मतलब, गैस्ट्रिक एनालिसिस का मतलब क्या है? जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, ठीक है, उसके बारे में अपन को एनालाइज करना है। ठीक है, कि वहाँ पे जैसे एनालिसिस, उसका पीएच के बारे में अपन को एनालाइज करना है, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है उसके बारे में करना है। ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो हो सकता है उसके बारे में अपन को एनालाइज करना है। जो भी एनालिसिस करना है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एनजी ट्यूब जो है उसका इंसर्शन करते हैं। थर्ड, टू रिलीफ फ्रॉम गैसियस डिस्कम्फर्ट। गैसियस डिस्कम्फर्ट अगर किसी पेशेंट को हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, एनजी ट्यूब है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं कि गैस्ट्रिक लेवाज। गैस्ट्रिक लेवाज का मतलब क्या है कि स्टमक को अपन क्या कर रहे हैं, वॉश आउट कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? गैस्ट्रिक लेवाज का मतलब क्या होता है कि अपन स्टमक को वॉश आउट कर रहे हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई अगर कोई जैसे कोई पेशेंट है, उसने क्या है, पॉइजन खा लिया है, जहर खा लिया है, तो वो जितनी देर हमारी बॉडी के अंदर रहेगा तो उतना ज़्यादा हमारी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, या फिर अपन बोल सकते हैं नुकसान पहुंचाएगा। तो उसको जल्दी से जल्दी बाहर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, गैस्ट्रिक लेवाज करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पर्पज़ के बारे में। तो जो नेक्स्ट पर्पज़ हो सकता है कि कोई ऐसी ड्रग है, ठीक है, जो अपन को क्या करना है, डायरेक्टली कहाँ पे इंसर्ट करनी है, स्टमक के अंदर। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, फॉर एडमिनिस्टर ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, एनजी ट्यूब का इंसर्शन कर सकते हैं। और नेक्स्ट अपन क्या कर सकते हैं भाई, अब अपन कंटेंट को निकाल ही रहे तो अपन कर सकते हैं टू डिक्रीज द एसिडिक इफेक्ट एंड प्रिवेंट अल्सर्स। क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे एसिडिक इफेक्ट को, जिससे क्या होगा,
अल्सर से अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि भाई ये तो क्या हो गया, हमारे डेफिनेशन हो गई, पर्पज़ हो गया कि क्या डेफिनेशन है एनजी ट्यूब इंसर्शन की, ठीक है। एक ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं, उसके बाद क्या है पर्पज़, क्या क्या है इसके, तो 5-6 जो है हम पर्पज़ पढ़ चुके हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे कि प्रोसीजर अगर अपन करने वाले हैं, एनजी ट्यूब इंसर्शन क्या है, एक प्रोसीजर है। तो हम अगर प्रोसीजर करने वाले हैं तो उसके लिए हमें किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हो जो रिक्वायर्ड होंगे, उनके बारे में अपन अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे मेन चीज़ तो क्या है, एनजी ट्यूब ही अपन को चाहिए। फिर एनजी ट्यूब के भी क्या है, टाइप है, जिनके बारे में अपन अभी पढ़ने वाले हैं। एनजी ट्यूब के टाइप के बारे में अपन ने बात की थी आर्टिकल्स में। सबसे पहले अपन क्या कलेक्ट कर रहे हैं, एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब किसके अकॉर्डिंग कलेक्ट करेंगे, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और किस तरीके से अपन को फीडिंग प्रोवाइड करवानी है उसके अकॉर्डिंग, या फिर अपन को लेवाज करवाना है तो उसके अकॉर्डिंग भी अपन क्या कर सकते हैं, एनजी ट्यूब को चूज कर सकते हैं। एनजी ट्यूब अपन ने लिखे हैं यहाँ पर 4 तरीके की, लेवाइन ट्यूब, डॉफॉफ ट्यूब, फ्रेका और सेलम सम्प, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं लेविन्स ट्यूब की। लेविन्स ट्यूब क्या है, सिंगल ल्यूमेन ट्यूब है। सिंगल ल्यूमेन ट्यूब का मतलब क्या है कि इसमें ओनली क्या होता है, एक छेद होता है, ठीक है, एक ल्यूमन है, सिंगल ल्यूमेन ट्यूब है। और किसके लिए अपन काम में लेते हैं, इंटरमिटेंट फीडिंग के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डॉवॉफ ट्यूब के लिए। तो ये भी क्या है, एक सिंगल ल्यूमेन ट्यूब है, लेकिन इसकी तुलना में क्या है, स्मॉल साइज इसकी होती है। मतलब इसका जो ल्यूमन है वो क्या होता है, थोड़ा कम होता है, छोटा होता है। फिर कंटिन्यूस फीडिंग के लिए अपन इसको यूज लेते हैं। कंटिन्यूस फीडिंग के लिए मतलब अपन को क्या है, लंबे टाइम तक कंटिन्यू अपन को फीडिंग करवानी है, तो कंटिन्यूस फीडिंग के लिए अपन इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट आती है फ्रेका। फ्रेका क्या है, ये एनजी ट्यूब अपन मतलब अपन बोल सकते हैं कि एनजी ट्यूब नहीं है, एनजी का मतलब नाक से अपन डाल रहे हैं, लेकिन इसको क्या डालते हैं, माउथ टू अपन डालते हैं स्टमक, ठीक है, माउथ टू स्टमक डालते हैं। और ये क्या है, ट्रांसपेरेंट ट्यूब है। ट्रांसपेरेंट ट्यूब मतलब इसमें आर पार देखा जा सकता है। इसमें क्या है, इजीली अपन को पता चल जाता है कि ये गंदी हुई है या फिर इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन अगर आया है तो उसके बारे में अपन को पता लग जाता है। सेकंड थिंग, ये पीवीसी की बनी होती है, पीवीसी मतलब सिलिकॉन की बनी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें सेलम सम्प के बारे में। तो ये क्या है, ये अकेली वो है जो क्या है, डबल ल्यूमन है। डबल ल्यूमन का मतलब क्या है कि 2 ल्यूमन है, 2 छेद बने हुए, जिनसे क्या है कि अपन इससे क्या है, कंटिन्यूस क्या कर सकते हैं, अपन इससे सक्शन कर सकते हैं। कंटिन्यूस सक्शन का मतलब क्या है कि अपन क्या है, एक ल्यूमन से तो एक छेद से तो क्या कर रहे हैं अपन, एनएस डाल रहे हैं, ठीक है, और दूसरे से क्या कर रहे हैं अपन, उसको सक्शन कर रहे हैं। मतलब क्या है, कंटिन्यूस उसको वॉश आउट अपन कर सकते हैं, ठीक है। इसको अपन मोस्टली यूज लेते हैं गैस्ट्रोटोमी में। गैस्ट्रेक्टोमी में क्या करते हैं कि जो अपन को क्या करने की ज़रूरत होती है, कंटिन्यूस सक्शनिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए अपन इसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके एनजी ट्यूब के साइज़ के बारे में कि भाई जो एनजी ट्यूब है उसका साइज़ क्या होगा, बच्चों के लिए क्या होगा, बड़ों के लिए क्या होगा। अब अपन बात करने वाले हैं एनजी ट्यूब के साइज़ के बारे में, ठीक है। तो साइज अपन 2 चीज़ की अपन देखेंगे, एक तो उसकी विड्थ कितनी है और एक उसकी लेंथ कितनी है। विड्थ की अपन बात करते हैं फ्रेंच के अंदर। फ्रेंच के मतलब एक फ्रेंच बराबर 1 फ्रेंच इक्वल टू 0.30 mm, ठीक है। तो अगर आपको mm में निकालना हो तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और अगर अपन बात करते हैं कि उसकी लंबाई है, तो लंबाई अपन ने किसके अंदर दे रखी है, सेंटीमीटर्स के अंदर। तो फ्रेका जो ट्यूब होती है, 12 फ्रेंच विड्थ की जो ट्यूब होती है, उसकी जो लेंथ होती है वो 120 सेंटीमीटर होती है। और जो 15 फ्रेंच की है, ठीक है, उसकी जो लेंथ होती है वो 100 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं लेविन्स ट्यूब की। लेविन्स ट्यूब की जो लेंथ अपन बात करते हैं किसकी, फ्रेंच की, तो 6 से 20 फ्रेंच उसकी क्या होती है, विड्थ होती है। अब इसमें विड्थ कहाँ से काउंट हो रही है, एक्सटर्नल डायमीटर से, ठीक है, एक्सटर्नल डायमीटर को इंक्लूड करके उसकी विड्थ काउंट हो रही है। फिर अब अपन बात करते हैं कि जैसे एज के अकॉर्डिंग अगर अपन किसी जो पर्सन है उसको अपन क्या कर रहे हैं, ट्यूब चूज़ कर रहे हैं, तो 16 फ्रेंच की एडल्ट के लिए चूज़ करनी है, चाइल्ड के लिए 12 फ्रेंच की चूज़ करनी है, इन्फेंट के लिए 10 फ्रेंच की चूज़ करनी है, और नियोनेट है, ठीक है, अगर कोई न्यूबॉर्न बच्चा है उसके लिए अपन को चूज़ करनी है, तो अपन को कितनी करनी है, 8 फ्रेंच की ट्यूब जो है वो अपन को चूज़ करनी है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके कलर कोडिंग के बारे में कि भाई इसका जो
मतलब जैसे जैसे इनकी साइज है, साइज के अकॉर्डिंग कलर कोडिंग भी होती है, ठीक है। जैसे 10 फ्रेंच की ट्यूब है, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करें भाई, 10 फ्रेंच की जो ट्यूब है उसको अपन किसके ब्लैक कलर से, जो कलर कोडिंग होती है ब्लैक होती है, उसी तरीके से अपन बाकी की बात करने वाले हैं। तो अपन कलर कोडिंग की बात कर रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग, मतलब कलर के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करेंगे कौन सी ट्यूब है कितने फ्रेंच की है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो कुछ इस तरीके से होगा कि अगर 6 फ्रेंच की ट्यूब है, ठीक है, तो उसका जो कलर होगा वो हो गया लाइट ग्रीन। और जो 8 फ्रेंच की ट्यूब होगी वो होगी ब्लू कलर की। 10 फ्रेंच की जो ट्यूब होगी वो ब्लैक कलर की होगी। 12 की जो होगी वो वाइट कलर की होगी। और उसके बाद अगर 14 फ्रेंच की ट्यूब आ रही है, ठीक है, तो वो डार्क ग्रीन कलर की आ रही है। उसके बाद 16 की आएगी तो ऑरेंज की आएगी, 18 की आएगी तो रेड की आएगी, अगर 20 की आ रही है तो कौन सी कलर की आएगी, येलो कलर की। तो अगर जैसे हो सकता है बहुत सी बार अपन को क्या है, कलर जैसे ट्यूब अपन को दे दी और उससे पूछ लेते हैं कि ये कितने नंबर की है, ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि इसका फ्रेंच अपन को बताना है कि कितने फ्रेंच की है। तो कलर के अकॉर्डिंग अपन को याद रखना है कि जैसे कलर अपन को स्टार्टिंग के से याद रख लेना है। यहाँ तो क्या है, दो दो का गैप है, ठीक है, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है, दो दो का गैप है। तो अपन को क्या करना है, ओनली इसका कलर याद रखना है। कलर को सीक्वेंस से याद रख लेना है, लाइट ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, वाइट, डार्क ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो, ठीक है। इस तरीके से अपन को याद कर लेना है। फिर अपन को सीधा रह जाएगा भाई 6 फ्रेंच में क्या है, लाइट ग्रीन है, 8 फ्रेंच में क्या है, ब्लू है, 10 फ्रेंच में क्या है, ब्लैक है, 12 में वाइट है, 14 में डार्क ग्रीन है, 16 में ऑरेंज है, और 18 में क्या है, रेड है, और 20 में क्या है, येलो है। इस तरीके से अपन को इसकी कलर कोडिंग जो है वो याद करके रखनी है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, अभी अपन ने बात कर ली क्या, सबसे पहले तो एनजी ट्यूब अपन को चाहिए थी, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। जो एनजी ट्यूब थी उसकी साइज़ के बारे में, और उसको कितने फ्रेंच की होनी चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए, कलर कोडिंग क्या होगी, वो सब अपन बात कर चुके हैं। लेंथ के बारे में अपन अगर बात करें कि एवरेज लेंथ अगर आपसे पूछ ली जाती है कि एवरेज लेंथ कितनी होती है, तो सबसे पहले अपन को उसको बताना है कि अगर सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो 105 सेंटीमीटर लेंथ होती है किसकी, जो आपकी एनजी ट्यूब होती है उसकी। अगर इंच में बात करें तो 42 इंच, और अगर एमएम में पूछी जाती है तो 1050 एमएम जो होती है उसकी लेंथ होती है। सेकंड जो इंस्ट्रूमेंट्स में अपन काम में लेने वाले हैं वो केवाई जेली अपन काम में लेने वाले हैं। केवाई जेली क्यों काम लेंगे, एज ए लुब्रिकेंट काम में लेंगे। इससे पहले जो काम में लेते थे वो लेते थे, क्या बोलते हैं उसे, हाँ, इससे पहले जो काम में लेते थे वो लेते थे 2% जाइलोकेन जेली। उसको अभी रिप्लेस कर दिया है किससे, केवाई जेली से। इसको अपन को क्या करना है, जो टिप है उससे 3 से 5 जो इंच है वहाँ तक अपन को क्या करना है, इस पर लगाना है, उसके बाद इंसर्ट करना है। हाँ, केवाई जेली की जगह अपन को वैसलीन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करनी है एज ए लुब्रिकेंट। क्यों, क्योंकि उससे क्या होता है, एस्पायरेशन के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद अपन काम में लेंगे 0.9% नॉर्मल सैलाइन। नॉर्मल सैलाइन अपन क्यों काम में लेते हैं, नॉर्मल सैलाइन इसलिए काम में लेंगे ताकि अपन क्या कर सकें, उससे फ्लश कर सकें, ठीक है। और एक चीज़ अपन को याद रखनी है कि जब पेशेंट है उसको अपन ने क्या करवा दिया है, फीडिंग करवा दी है, उसके बाद अपन को क्या करना होता है, उसके अंदर फ्लश आउट करवाना होता है। फ्लश आउट मतलब क्या है, अपन ने उसको फीडिंग करवा दी, उसके बाद एनएस से उसको क्या कर देते हैं, फ्लश कर देते हैं। एनएस से कर देते हैं या फिर नॉर्मल जो वाटर है उससे कर देते हैं, ताकि जो वो क्या है, जो ट्यूब है वो ब्लॉक ना हो। उसके बाद अपन बात करते हैं 1% सोडा बाइकार्बोनेट। 1% सोडा बाइकार्बोनेट जो होता है उसको अपन यूज़ करते हैं ताकि जो पेशेंट है, ठीक है, उसके जो नोस्ट्रिल्स हैं उनको अपन क्या कर सकें, क्लीन कर सकें। मतलब जो अपन को क्या है, वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन भी मेंटेन करनी होगी, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक अगर लगे रहेगी तो पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस होंगे। अगर वहाँ पे हाइजीन नहीं होगी तो 1% सोडा बाइकार्बोनेट आपको क्या करना है, वहाँ पे यूज़ करना है। फोमाइट्स का मतलब अपन बोल सकते हैं कोई भी पॉट, बर्तन अपन कोई भी जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, हाँ, उसको अपन को क्या करके रखना है, क्लीन करके रहना करके रखना है, ठीक है। और जो अपन ने फूड प्रिपेयर किया है, ठीक है, उसको 6 से 12 घंटे के मतलब हाँ, एवरेज अपन बोल सकते हैं 12 घंटे तक ही अपन को उसके अंदर रखना है। उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर देना है, दूसरा प्रिपेयर करना है।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन होती है पोर्टेबल एक्सरे मशीन, अपन को यूज़ में लेनी है। यूज़ में क्यों लेनी है? ताकि अपन उससे क्या कर सके, प्लेसमेंट चेक कर सके कि जो एनजी ट्यूब है, ठीक है, नेसोगैस्ट्रिक जो ट्यूब है वो अपने सही जगह पर है या नहीं है। उसके बाद अपन यूज़ करते हैं स्ट्रिप्स का। स्ट्रिप्स के अपन बोल सकते हैं कि लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस पेपर क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, ठीक है, उसके बारे में पता लगा सके कि एसिडिक है या बेसिक। उसके बाद अपन बात करेंगे स्टेथोस्कोप की। स्टेथोस्कोप क्यों यूज़ करते हैं? स्टेथोस्कोप भी अपन किसके लिए यूज़ करते हैं? प्लेसमेंट चेक करने के लिए। प्लेसमेंट कैसे चेक करेंगे? अपन क्या करेंगे, एयर पुश करेंगे, उसके थ्रू जो वॉइस आएगी उसको स्टेथोस्कोप के थ्रू सुनेंगे। ये अभी अपन आगे प्रोसीजर के अंदर देखने वाले। उसके बाद 50 ml सिरिंज यूज़ लेंगे। सिरिंज क्यों यूज़ लेंगे? जैसे ये क्या है, अपनी ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब थी, पेशेंट की नोज के थ्रू अपन ने डाली हुई है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर लगाने के लिए कुछ तो चाहिए, मतलब फीडिंग के लिए। तो ये जो है फीडिंग के लिए अपन क्या करेंगे, 50 ml की सिरिंज काम में लेंगे। हाँ, अगर अपन बच्चे को फीडिंग करवा रहे हैं तो 20 ml की सिरिंज अपन काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं प्रोसीजर के ऊपर कि करना क्या है। प्रोसीजर की अपन बात करें तो सबसे पहले अपन ने बात की थी कलेक्ट द आर्टिकल्स। जो आर्टिकल है वो हम कलेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं पोजीशन की कि अगर जो पेशेंट है उसको अपन क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर परफॉर्म करने वाले हैं, तो कौन सी पोजीशन जो है अपन उसको देंगे। तो पोजीशन की अगर अपन बात करें तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपन देंगे हाई फॉवलर पोजीशन को, और जो सेकंड प्रायोरिटी अगर अपन देखें तो फॉवलर पोजीशन को अपन दे सकते हैं, ठीक है। क्यों देंगे? ताकि जो ग्रेविटी हो मेंटेन हो, प्रॉपर इजीली इंसर्शन हो सके। फिर क्लीन द नोस्ट्रिल्स। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पोजीशन दे दी अपन ने, उसके बाद अपन क्या करेंगे, मेजरिंग द लेंथ ऑफ एनजी ट्यूब। अब अपन क्या करेंगे कि एनजी ट्यूब की लेंथ जो है उसको मेजर करेंगे। किस तरीके से मेजर करेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि आपको क्या करना है, टिप ऑफ नोज टू ईयर लॉब, और मतलब आपको क्या करना है, पहले तो टिप ऑफ नोज से ईयर लॉब जो है वहाँ तक आपको मेजर कर लेना है। उसके बाद ईयर लॉब से जिफॉइड प्रोसेस, या तो अगर अपन प्रायोरिटी की बात करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो अपन क्या करेंगे, जिफॉइड प्रोसेस से 1 से 2 इंच नीचे, बिलो द जिफॉइड प्रोसेस 1 to 2 इंचेस, ठीक है। और अगर ये नहीं माने अपन तो बोल सकते हैं कि अपन क्या कर सकते हैं, टिप ऑफ नोज टू जिफॉइड, टिप ऑफ नोज टू ईयर लॉब एंड जिफॉइड प्रोसेस अप टू जिफॉइड प्रोसेस। क्या करना है, जो लेंथ है उसको मेजर करेंगे। कैसे? टिप ऑफ नोज टू ईयर लॉब एंड अप टू जिफॉइड प्रोसेस, ठीक है। जिफॉइड प्रोसेस, और अपन बोल सकते हैं जिफॉइड प्रोसेस से 1 से 2 इंच नीचे भी अपन उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उसके बाद मेजर करने के बाद जहाँ तक वो ट्यूब हो रही है उसको क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अपन क्या करेंगे कि जो ट्यूब है उसको आइस वाटर में रखेंगे, ठीक है। आइस वाटर में रखेंगे कम से कम 10 मिनट, मतलब प्रोसीजर करने से 10 मिनट पहले आपको क्या करना है, जो ट्यूब है, एनजी ट्यूब है जिसको अपन आप इंसर्ट करने वाले हो, उसको आइस वाटर के अंदर रखेंगे कम से कम 10 मिनट। उससे बेनिफिट अपन को क्या होने वाला है कि वो क्या हो जाएगी, थोड़ी हार्ड हो जाएगी, जिससे हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्शन में अपन को क्या होगी, बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, नोस्ट्रिल्स को क्लीन करेंगे। जो आपके नोस्ट्रिल्स हैं उनको क्लीन करेंगे। नोस्ट्रिल्स को क्लीन करने के लिए अपन ने क्या लिया था, 1% सोडा बाइकार्बोनेट, 1% SBC। उसके बाद जो जेली है वो टिप ऑफ ट्यूब पे अपन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। कितना अप्लाई करना है, जो टिप ऑफ ट्यूब मतलब 3 से 5 इंच तक आपको क्या करना है, उस पर जेली अप्लाई करना है। जेली अप्लाई करने का पर्पज़ क्या है कि इजी वे में वो क्या हो सके, इंसर्ट हो सके, आई मीन लुब्रिकेशन का काम क्या करेगी, जेली करेगी। फिर आप क्या करेंगे, इंसर्ट द ट्यूब इन लेफ्ट नोस्ट्रिल। लेफ्ट नोस्ट्रिल में अपन क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। क्यों राइट को क्यों यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि राइट जो नोस्ट्रिल है वो क्या होता है, डेविएटेड होता है और नैरो होता है, ठीक है। तो जो नैरो है उसमें क्या इंजरी होने के चांस भी रहते हैं, डेविएटेड है तो उससे क्या है अपन को थोड़ी प्रॉब्लम भी होगी। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ईजी वे में जो अपना काम हो, और अपन बोल सकते हैं कि उसका डायमीटर जो है लेफ्ट नोस्ट्रिल का वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू
राइट नोस्ट्रिल, इसलिए अपन क्या करेंगे उसको लेफ्ट नोस्ट्रिल से क्या करेंगे इंसर्ट करने वाले। ठीक है, अब इंसर्ट करने के लिए अपन से अगर कोई डायरेक्शन पूछे कि किस डायरेक्शन में अपन को क्या करना है इंसर्ट करना है, तो बैकवर्ड डाउनवर्ड जो डायरेक्शन होगी वो बैकवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट, जब ट्यूब जो है रीच ओरोफेरिंग्स, मतलब जो ट्यूब है वो ओरोफेरिंग्स तक जैसे ही पहुंच जाती है, अपन को ओरोफेरिंग्स तक पहुंच जाएगी तो अपन को क्या होगी वो दिखेगी, अपन क्या करेंगे देख सकते हैं उसे। ठीक है, तो जैसे ही वो ओरोफेरिंग्स तक पहुंच जाती है तो अपन पेशेंट को बोलेंगे कि आप क्या करो, अब जैसे अपन निगलते हैं ना उसी तरीके से ट्यूब को निगलने की कोशिश करो। ठीक है, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, सिप ऑफ वाटर भी दे सकते हैं, थोड़ा सा पानी दे सकते हैं ताकि वो उसको जैसे निगलता है उस तरीके से ट्यूब को भी साथ साथ निगल सके। इससे क्या होगा, एपिग्लोटिस जो है वो क्लोज हो जाएगा और जो ट्यूब के चांसेस हैं ट्रेकिया के अंदर जाने के वो कम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे फिक्सेशन की। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, ट्यूब जो है उसको अपन ने क्या किया, पहुंचा दिया है कहां तक, जो आपका स्टमक है वहां तक, मतलब एनजी ट्यूब आपने पहुंचा दी है। अब आप उसको फिक्स करोगे, लेकिन फिक्स करने से पहले आप क्या करोगे, उसको कंफर्मेशन करोगे। ठीक है, कि वो पहुंची है या नहीं पहुंची। तो कंफर्मेशन के लिए 3-4 चीजें होती हैं। कंफर्मेटरी मेथड की अपन बात करें कि हाँ भाई कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म आपको बताएगा, तो वो क्या बताएगा, एक्सरे। एक्सरे कीजिए पेशेंट का। ठीक है, उससे आपको उसकी लोकेशन पता लग जाएगी कि ट्यूब जो है वो कहाँ पे, और ये क्या है, कंफर्मेटरी मेथड है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड अपन बात करते हैं कि लिटमस टेस्ट। ठीक है, जो आपने स्ट्रिप ली थी या फिर लिटमस पेपर लिए थे, उनसे क्या करेंगे, जो गैस्ट्रिक कंटेंट अपन, ठीक है, एस्पायरेट करेंगे और उससे क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि अगर गैस्ट्रिक कंटेंट मोस्टली कैसा होता है, एसिडिक होता है, तो उससे अपन क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे है, जो ट्यूब है वो कहाँ पर है। इसके अलावा कंफर्मेटरी हो गया। ठीक है, कंफर्मेटरी तो आपको क्या ही लिखना है, एक्सरे लिखना है। उसके बाद जो सेकंड है वो है लिटमस टेस्ट। उसके बाद थर्ड अपन ने बात की थी स्टेथोस्कोप की। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप के अंदर अपन को किस तरीके से यूज़ करना है कि स्टेथोस्कोप को कहाँ रखना है, अपन को एब्डोमेन पे। ठीक है, एब्डोमेन पे मतलब जो जिफॉइड प्रोसेस है उससे 1 से 1.5 इंच नीचे रखना है। ठीक है, और फिर अपन को क्या करना है, सुनना है। क्या सुनना है, अपन जो ट्यूब लगाई है उसमें से 10 ml एयर पुश करेंगे। एयर पुश करेंगे अगर आपको एयर का साउंड आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी ट्यूब है वो कहाँ पर पहुँच चुकी है, स्टमक के अंदर पहुँच चुकी है। वो क्या कर रहा है, उसका कंफर्मेशन कर रहा है कि जो आपने एयर पुश किया है वो कहाँ जा रही है, स्टमक के अंदर जा रही है। फिर नेक्स्ट अपन एक तरीके से इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि जो ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब का जो बाहरी हिस्सा है, जो बाहर निकला हुआ है, उसको अपन क्या है, एक बोवल लेंगे, कटोरी लेंगे, उसमें पानी भरेंगे। ठीक है, पानी भर के उसमें डुबोएंगे। अगर उसमें से एयर बबल्स आ रहे हैं, एयर बबल्स आ रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, आपको क्या है पता लग जाएगा कि जो ट्यूब है वो कहाँ पे, ट्रेकिया में। क्योंकि एयर बबल्स आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, ट्रेकिया में ट्यूब है। ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि वो ट्रेकिया में गई है, ना कि ईसोफेगस में, या फिर अपन बोल सकते हैं स्टमक में। हाँ, एक दो चीज़ें और हैं इसके अंदर कि अगर मोमेंट्री ब्लॉक्स आते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर ब्लॉकेज आ रहा है जब आप उसको इंसर्ट कर रहे हो, तो ट्यूब को क्या करना है, रोटेट करना है। रोटेट किधर करना है, राइट साइड ईयर की तरफ आपको क्या करना है, उसको रोटेट करना है, ताकि वो इजीली उसके अंदर जा सके। जो आपकी नोज है, ठीक है, उसके थ्रू वो इजीली जा सके। अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको क्या हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मतलब क्या है, आप ट्यूब इंसर्ट कर रहे थे, ठीक है, और ट्यूब कहाँ पर पहुंच गई, ट्रेकिया के अंदर पहुंच गई। ठीक है, अब ट्यूब क्या हुआ, ट्रेकिया के अंदर पहुंच चुकी है, तो उससे क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा पेशेंट को। ठीक है, खांसी भी आने लगेगी, डिस्कम्फर्ट होगा, तो आपको उस टाइम क्या करना है, उसको थोड़ा पीछे खींच लेना है। ठीक है, जब पेशेंट रिलैक्स हो जाए तो उसको वापस से इंसर्ट करना है। ठीक है, मतलब क्या है, ट्रेकिया के अंदर अगर जा चुकी है तो अपन को क्या करना है, पीछे पुल करना है, बिल्कुल बाहर नहीं निकालना है, पीछे पुल करना है, पेशेंट को रिलैक्स करने देना है। जब पेशेंट रिलैक्स हो जाए तो उसके बाद उसको वापस इंसर्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक हुआ। उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो फिक्स करना है उसको कहाँ पे फिक्स करेंगे, ब्रिज ऑफ नोज। ब्रिज ऑफ नोज पे आप क्या करेंगे, उसको फिक्स कर देंगे।
और उसके बाद अपन बात करते हैं तो केयर करनी है नर्सिंग ट्यूब, जो एनजी ट्यूब है, ठीक है। एनजी ट्यूब इंसर्ट कर दी, उसके बाद केयर क्या करनी है एनजी ट्यूब की, उसके बारे में अपन बात करेंगे। एनजी ट्यूब की केयर के बारे में सबसे पहले अपन बोलेंगे कि चेक करेंगे अपन प्लेसमेंट ट्यूब का। जब अपन पेशेंट को फीडिंग प्रोवाइड करवाने वाले हैं उससे पहले अपन को क्या करना है, जो ट्यूब है उसका प्लेसमेंट अपन को चेक करना है। ट्यूब का प्लेसमेंट किस तरीके से आप चेक करोगे, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको एस्पायरेट करोगे, उसको आप क्या करोगे, लिटमस से टेस्ट करोगे और उसके बाद फीडिंग प्रोवाइड करवानी है। और फीडिंग प्रोवाइड करवाने से पहले आपको क्या करना है, रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो चेक करना है, मतलब गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो कितना बचा हुआ है, स्टमक के अंदर कितना कंटेंट बचा हुआ है। अगर आपके अंदर जो बच्चा है उसके अंदर 50 ml और जो एडल्ट है उसके अंदर 100 ml से ज़्यादा जो रेजिडुअल वॉल्यूम अगर आपके पास आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि जो नेक्स्ट फीडिंग है, मतलब आप जो नेक्स्ट फीडिंग करने वाले उसको क्या कर देना है, होल्ड कर देना है और डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना है कि इतना उनका रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है और अपन को अभी उसको फीडिंग नहीं देनी है, मतलब उसकी फीडिंग जो है इसको होल्ड कर देनी। नेक्स्ट चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी है जो इनको अपन को ध्यान में रखना होता है। अगर किसी पेशेंट को अपन ने क्या दिया, मेडिसिन दी है, तो मेडिसिन देने के 30 मिनट के बाद अपन को क्या करना है, उसको जो फीडिंग है वो प्रोवाइड करवानी है, क्योंकि कम से कम मेडिसिन जो है 30 मिनट का टाइम लेती है एब्जॉर्प्शन होने के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, प्लेसमेंट चेक कर लिया, रेजिडुअल वॉल्यूम चेक कर लिया। फ्लैशिंग की अपन बात करते हैं कि हर बार जब अपन उसको फीडिंग करा देते हैं तो 20 से 30 ml वाटर या नॉर्मल सैलाइन लेके अपन को उसको क्या करना है, ट्यूब को फ्लश रखना है, फ्लश कर देना है ताकि वो क्या रहे, ओपन रहे, ठीक है, मतलब वो क्या नहीं हो, बंद नहीं हो। इसलिए अपन को क्या करना है, फ्लशिंग करना है। पोजीशन की अगर अपन बात करें कि अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, कि जो पेशेंट है उसको अपन को क्या करना है, पोजीशन कौन सी देनी है फीडिंग के टाइम, तो पोजीशन आपको देनी है सेमी फाउलर पोजीशन, ठीक है। सेमी फाउलर का मतलब आपको क्या करना है कि जो बेड है उसका हेड एंड जो है उसको 30 डिग्री जो है उसको रेज कर देना है, उठा देना है। हाँ, अगर आपको बॉलेस फीडिंग देनी है, ठीक है, लार्ज अमाउंट में फीडिंग अगर अपन को देनी है तो हाई फाउलर अपन उसको पोजीशन दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग, कि एक पेशेंट जो है उसको कितनी बार दिन में अपन को फीडिंग करवानी है, तो 4 से 6 टाइम आपको दिन में एक पेशेंट को फीडिंग करवानी है। और अगर अपन बात करें कि कितने अमाउंट के अंदर फीडिंग करवानी होती है, तो अमाउंट की अगर अपन बात करें तो 270 से 400 ml एक बार अपन को फीडिंग करवानी है। फीडिंग करवाने के बाद अपन को फ्लश करना है। फीडिंग जो करवाते हैं उसके टेम्परेचर का ध्यान रखना है। अगर जो फीडिंग करवा रहे हैं उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो पेशेंट को डायरिया हो सकता है। एनजी ट्यूब जो इंसर्शन है उसका जो अपन एनजी ट्यूब फीडिंग करवाते हैं उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ही क्या है, डायरिया है। डायरिया इसलिए होता है क्योंकि अपन उसके टेम्परेचर का ध्यान नहीं रखते हैं। उसके बाद एक चीज़ और थी, अपने जो अपन यहाँ पे नहीं पढ़ी कि रेजिडुअल वॉल्यूम है, ठीक है, वो अगर बचा हुआ है तो फर्स्ट तो अपन ने देख लिया था कि फर्स्ट अपन को क्या करना था कि 50 ml अगर बच्चे में और 100 ml से ज़्यादा अगर एडल्ट में है तो अपन फीडिंग को होल्ड कर देंगे। नेक्स्ट उसको क्या करना है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन अपन उसको प्रोवाइड करवा देंगे ताकि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो जल्दी खाली हो सके और अपन उसको नेक्स्ट फीडिंग करवा सके। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।